जय हिंद। मैं विकास मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं GK4D चैनल पे। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां थी उनको हमने कवर कर लिया था। तो इस प्रकार हमने शुरू के लेक्चर से लेके अभी तक के लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जल संधियां हमने पढ़ ली। इसके बाद हमने पढ़े उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जितने भी प्रमुख पर्वत थे। उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें। फिर उसके बाद हमने पढ़ा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ज्वालामुखी और इस तरीके से हमने पढ़ा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां कौन कौन सी, वो सारी नदियां हमने कवर कर ली थी। मैंने बताया था कि मिसिसिपी नदी जो उत्तरी अमेरिका की विश्व की उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, साथ ही साथ ये विश्व की सबसे बड़ी कैसी नदी है, सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्माण करने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी, मिसिसिपी नदी। तो इस तरीके से ये हमने उत्तरी अमेरिका की सारी प्रमुख नदियां और उससे जुड़े हुए जितने भी तरीके की चीजें होती थी वो हमने कवर कर ली हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्या, अब बचे हुए कुछ और टॉपिक है जैसे कि उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका की जलवायु, जलवायु से जुड़े हुए कुछ फैक्ट होते हैं वो। उसके बाद हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार। तो बेसिकली मैंने लास्ट के लेक्चर में बताया था कि जो यहाँ पे जो एक 23.5 डिग्री कर्क रेखा मेक्सिको से होकर के गुजरती है, कहाँ से, यहाँ से। ये वाला जो हिस्सा बना हुआ है ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा का ये वाला क्षेत्र है। मेक्सिको का ये वाला जो क्षेत्र है वो 23.5 डिग्री कैसा है, कर्क रेखा का क्षेत्र है। तो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा होकर गुजरती है, इससे जो दक्षिण का क्षेत्र है कैसा कहलाता है, तो इससे जो दक्षिण का क्षेत्र है वो कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कैसा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत प्लस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो बेसिकली जो ज्यादातर जो मरुस्थलों का निर्माण हुआ है, वो मरुस्थलों का जो निर्माण हुआ है वो शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हुआ, अर्थात 0.5 डिग्री अक्षांश रेखा से लगा करके, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से लगा करके और उत्तर की ओर जाने पर 66.5 डिग्री रेखा पड़ती है। जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है 49 डिग्री रेखा, जो यूएसए और कनाडा को दो भागों में विभाजित करती है। इसी तरीके जो 66.5 डिग्री रेखा होती है, 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है, वहां तक के क्षेत्र में किसका विस्तार है, वहां तक के क्षेत्र में विस्तार है आपके मरुस्थलों का विस्तार है। तो यहाँ पे जो मरुस्थल है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे बेसिकली जो हम उत्तरी अमेरिका के जो मरुस्थल पढ़ेंगे वो मरुस्थलों का जो निर्माण हुआ है वो बेसिकली निर्माण यूएसए और मेक्सिको के क्षेत्र में हुआ है। कहाँ हुआ है, यूएसए और मेक्सिको के क्षेत्र में हुआ है। कनाडा का क्षेत्र चूंकि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के बहुत समीप है, इसलिए यहाँ पे जो जलवायु है वो बहुत ही ठंडी रहती है। मैंने बताया था यहाँ पे लेब्राडोर की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, इसीलिए डेविस जल संधि से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा गुजरती है जिसका प्रभाव पड़ता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैंने कैनेडियन शील्ड भी बताई थी जो कि ज्यादा समय बर्फ से ढकी रहती है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो मरुस्थलों का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, तो यहाँ पे जो मरुस्थलों का निर्माण हुआ है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के मध्य ज्यादातर जो भी आप मरुस्थल देखेंगे या तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगा या तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा। तो यहाँ पे जो मरुस्थलों का विस्तार है वो कहाँ पे है, यूएसए और कनाडा के मध्य में इनका विस्तार हुआ है। तो चलिए मैप बना के देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे मरुस्थल हैं। बेसिकली यहाँ पे 4 से 5 मरुस्थल हैं। सबसे पहला है एरियोना मरुस्थल, फिर सोनोरन मरुस्थल, फिर चेहुआन मरुस्थल, फिर ग्रेट बेसिन मरुस्थल और फिर मोहबे मरुस्थल। इस तरीके से ये यूएसए और कनाडा में विकसित कुल 5 मरुस्थल है। ठीक है, तो इनको मैप बनाते हैं और समझते हैं इनकी प्रकृति कैसी है और इनका विस्तार किन किन देशों में है, इन मरुस्थलों का विस्तार किन किन देशों में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। तो इस प्रकार से ये है उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल। मैंने दोनों जगहों पर बनाया है, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थलों को दोनों जगहों पर दर्शाया है। ये है उत्तरी अमेरिका का मैप। तो मैंने यूएसए और मेक्सिको में अगर देखेंगे किस तरीके से स्थित है, तो ये इस प्रकार से स्थित है।
और खाली मैप कॉपी में किस तरीके से बनाना है तो उसके लिए मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। ये मरुस्थल है। सबसे पहले है ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे भी आप दर्शा सकते हैं। ये हो जाएगा ग्रेट बेसिन मरुस्थल। कौन सा? ग्रेट बेसिन मरुस्थल हो जाएगा। फिर उसके बाद है मोहोबे, तो इस तरफ हो जाएगा मोहोबे। फिर इसके बाद कौन सा है? एरियोना। फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा चिहुआन, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा सोनोरन। तो इस तरीके से 5 मरुस्थल मैंने बताए थे। कौन कौन से? एरियोना, सोनोरन, चिहुआन, मोहोबे और ग्रेट बेसिन। तो ये 5 मरुस्थल हैं। इनकी विशेषताएं बेसिकली अवस्थिति और इनकी कुछ खास खास विशेषताएं होती हैं, उनसे लेकर के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले सोनोरन मरुस्थल। तो सोनोरन मरुस्थल की अगर अवस्थिति देखेंगे तो यूएसए और मैक्सिको दोनों में विस्तृत है। कौन सा? सोनोरन मरुस्थल। तो सोनोरन मरुस्थल यूएसए और मैक्सिको देश में विस्तृत एक गर्म मरुस्थल है। बेसिकली मरुस्थल जो होते हैं ना, वो ठंडे मरुस्थल भी होते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एशिया के मरुस्थल में, तो मैं आपको बताऊंगा गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। तो जो गोबी का मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? एशिया प्रांत में स्थित, एशिया में स्थित है। और मंगोलिया, एशिया के अंतर्गत मंगोलिया देश में स्थित है। कौन सा मरुस्थल? गोबी का मरुस्थल। वो एक ठंडा मरुस्थल है। तो बेसिकली प्रकृति से लेकर के भी क्वेश्चंस आते हैं कि किस मरुस्थल की प्रकृति किस तरीके की है। ठीक है, तो यह एक गर्म मरुस्थल है। बेसिकली उत्तरी अमेरिका के सारे मरुस्थल गर्म मरुस्थल हैं। केवल एक जो कैनेडियन शील्ड में एक क्षेत्र आता है लारेंशिया का पठार भी उसे कहा जाता है, वो क्षेत्र एक ठंडा क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वहां से जो मैंने बताया था कि जो ठंडी जलधारा है वो प्रवाहित होती है ना। तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, इसलिए उसमें कैसे ठंडा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एरिजोना मरुस्थल। तो यह एक दक्षिणी कैलिफोर्निया, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बताया था ये दक्षिणी कैलिफोर्निया यह वाला क्षेत्र है। तो इस तरीके से दक्षिणी कैलिफोर्निया और यहाँ पे स्थित है उटाह प्रांत। यूएसए का उटाह प्रांत यहाँ पास स्थित है। ठीक है, यूएसए का उटाह प्रांत, जिसमें एक क्षेत्र भी है विश्व का सबसे गर्म स्थान, विश्व का सबसे गर्म स्थान है। और वो भी स्थित है कहाँ पे? यूएसए के उटाह प्रांत में ही स्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिजोना मरुस्थल। ये दक्षिणी कैलिफोर्निया व उटाह प्रांत में विस्तृत है। यह भी एक कैसी प्रकृति का है? यह भी एक गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मोहोबे, या कहीं पे मोजोबे भी लिखा आता है, तो मैंने दोनों लिखा है, मोहोबे या मोजोबे मरुस्थल। ठीक है, ये यूएसए में स्थित है। यह भी एक कैसा मरुस्थल है? यह भी एक गर्म मरुस्थल है। फिर आता है चिहुआन मरुस्थल। तो चिहुआन मरुस्थल की खास बात है, ये भी यूएसए और मैक्सिको में विस्तृत है। जिस तरीके से सोनोरन है उसी तरीके से चिहुआन मरुस्थल है। तो ये भी यूएसए और मैक्सिको में विस्तृत मरुस्थल है। खास बात क्या है कि ये अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या बात याद रखने वाली है कि यह अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कैसा है? यह अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पूछा जाए कि अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है चिहुआन मरुस्थल। और सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? दो चीजें याद रखनी। सब वैसे सारे की प्रकृति गर्म ही है, लेकिन पूछा जाए कि सबसे गर्म कौन सा है, तो आपको बताना है मोहोबे या मोजोबे मरुस्थल। और सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा मरुस्थल है चिहुआन मरुस्थल। ठीक है, इस तरीके से इनसे लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। इसके बारे में कुछ खास बात नहीं, बस ये है कि ये पूर्णतः यूएसए में स्थित है, क्योंकि उत्तर की ओर पड़ता है, इसलिए पूर्णतः यूएसए में स्थित एक मरुस्थल है। तो इस तरीके से उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल हैं ये सारे 5 मरुस्थल। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? अवस्थिति से लेकर के आ जाएंगे कि किस मरुस्थल का विकास यूएसए में है या मैक्सिको में है, या केवल यूएसए में है या केवल मैक्सिको में है। तो आपको अवस्थिति से याद रखना है कि सोनोरन और चिहुआन का जो विकास है वो यूएसए और मैक्सिको दोनों में है, जबकि ग्रेट बेसिन, मोहोबे और एरिजोना, इनका जो विकास है वो केवल और केवल कहाँ है? केवल और केवल यूएसए में है। ठीक है, तो इस तरीके से है। इसके बाद 2 फैक्ट और मैंने बताया कि यहाँ का जो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो मोहोबे मरुस्थल है। यहाँ का सबसे गर्म मरुस्थल है। ठीक है, सबसे गर्म कौन सा है? मोहोबे मरुस्थल यहाँ पे स्थित है। तो मोहोबे मरुस्थल ये सबसे गर्म मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल है चिहुआन मरुस्थल, जो यूएसए और मैक्सिको दोनों में फैला हुआ है। चिहुआन मरुस्थल ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गए उत्तरी अमेरिका के क्या प्रमुख मरुस्थल। ठीक है, अब इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार और पठारों की विशेषताएं।
किस पठार की अपनी क्या विशेषता है, कौन सा पठार खनिज भंडारण की दृष्टि से सबसे संपन्न पठार है, कहाँ का, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दर्शाए हुए हैं यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के पठार। ये उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार हैं। सबसे पहले आता है कौन सा पठार, सबसे पहले आता है लॉरेंसिया का पठार। ये कहाँ स्थित है, कैनेडियन शील्ड का हिस्सा है। कौन सा, कैनेडियन शील्ड मैंने पढ़ाई थी, जो प्राचीन रेवेदार चट्टानों से निर्मित एक पर्वत श्रृंखला की तरह है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मार्मी या माउंट मार्शी मैंने बताई थी, जो ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। तो वहीं पे स्थित है लारेंशिया का पठार। ये मैंने बनाया हुआ है, लारेंशिया के पठार का हिस्सा है। खास बात क्या है कि लारेंशिया का पठार कैनेडियन शील्ड का एक हिस्सा है। साथ ही साथ ये जो है लारेंशिया का पठार, ये खनिज भंडारण की दृष्टि से सबसे संपन्न पठार है। इन सारे पठारों में से सबसे संपन्न पठार है लारेंशिया का पठार खनिज भंडारण की दृष्टि से। फिर इसके बाद है ये है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार मैंने बताया था, यहाँ पे एक कास्केड रेंज है और यहाँ पे मैंने बताया था कि रॉकी माउंटेन का विस्तार है। तो जो कोलंबिया का पठार है, वो कोलंबिया नदी मैंने बताई थी, यहीं से निकलती है। कोलंबिया नदी कास्केड रेंज से निकलती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई जाके उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। कौन सी नदी, कोलंबिया नदी। तो मैंने बताया था कि कोलंबिया नदी यहीं पर प्रवाहित होती है, तो उसी के नाम पे पड़ा है यहाँ पे कोलंबिया का पठार। खास बात क्या है, खास बात यह है कि कोलंबिया नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ये कौन कौन से, कास्केड रेंज और साथ ही साथ रॉकी माउंटेन के मध्य में स्थित एक पर्वत है, सॉरी पठार है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार मैंने ठीक इसी तरह पढ़ाई थी, कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी के नाम पर इस पर्वत पठार का नाम पड़ा है कोलोराडो का पठार। यहाँ पे प्रवाहित होती है कोलोराडो नदी, जो प्रवाहित होते हुए यहाँ से प्रवाहित होते हुए यहाँ दक्षिणी कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके जब अपना जल गिराती है। कौन सी नदी, कोलोराडो नदी। तो उसी नदी के नाम पे इस पठार का नाम पड़ा है कोलोराडो का पठार। तो कोलोराडो का पठार कहाँ है, रॉकी पर्वत श्रृंखला के पूर्व में स्थित है। खास बात क्या है कि मैंने बताई थी, जो कोलोराडो नदी है वो किसका ग्रेट बेसिन बनाती है। तो जो यहाँ पे है कोलोराडो के पठार में ही स्थित है कौन सी, उसकी घाटी मैंने बताई थी कि वो महान ब्रश घाटी का निर्माण करती है। कौन सी नदी, कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी में ही स्थित है आपका ग्रेट बेसिन। ठीक है, इसके बाद ये आता है ओजार्क पठार। ओजार्क पठार की मैंने बताया कि ओजार्क पठार अपलेशियन पर्वत के कहाँ स्थित है, अपलेशियन पर्वत के बेसिकली अवस्थिति से लेकर के जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमें देखकर पता चल जाता है, सभी की स्थिति देख करके पता चल जाता है कि किसके किस तरफ है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो वही चीज है कि ओजार्क का पठार अपलेशियन पर्वत के पश्चिम में स्थित है। इसके बारे में कोई खास बात नहीं है। इसके बाद है एडवर्ड्स का पठार। फिर आता है मेक्सिको का पठार। मेक्सिको में केवल एक ही पठार है, मेक्सिको का पठार। मेक्सिको का पठार जो है वो 4 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ पठार। मैंने बताया था मैंने बताया था यहाँ पे जो मैं पर्वत पढ़ा रहा था, तो पर्वत में मैंने बताया था कि यहाँ पे लगभग 4 पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। कहाँ, मेक्सिको में। तो सबसे पहली पर्वत श्रृंखला हो जाती है, यहाँ तक आ जाती है आपकी कौन सी, रॉकी पर्वत श्रृंखला। फिर इसके बाद में बताया था सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे डल सुर, सियरा माद्रे ओरिएंटल। इस तरीके से 4 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में विकसित है मेक्सिको का पठार। ठीक है, तो इस तरीके से पठार हो गया। अब इनके बारे में कुछ कुछ बातें हैं, उनको नोट कर लेते हैं और उसके बाद उनकी थ्योरी नोट करते हैं। तो ये है उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठारों की थ्योरी। तो इसमें लगभग 6 पठार हैं। सबसे पहले मैंने बताया है लॉरेंसिया का पठार। लॉरेंसिया का पठार कहाँ स्थित है, तो लॉरेंसिया का पठार कनाडा में स्थित है और यह एक कैनेडियन शील्ड का हिस्सा है। कैनेडियन शील्ड मैंने पढ़ाई थी, कैनेडियन शील्ड का हिस्सा है। ठीक है, कनाडा में स्थित है, यह कैनेडियन शील्ड का हिस्सा है। यह पठार खनिज भंडारण की दृष्टि से सबसे संपन्न पठार है। तो आ जाता है निम्नलिखित में से कि कौन सा पठार खनिज भंडारण की दृष्टि से सबसे संपन्न पठार है, तो आपको बताना है लॉरेंसिया का पठार। ठीक है, लॉरेंसिया का पठार। हालांकि
फ्लोरेंसिया का जो वाला क्षेत्र है वो लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से भी सबसे संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार कहाँ पे बना हुआ है? कोलंबिया का पठार ये बना हुआ है, यहाँ पे है रॉकी पर्वत, यहाँ पे है एडवर्स पर्वत। ठीक है, तो ये कास्केड रेंज। ठीक है, तो ये पठार यूएसए के अंतर्गत रॉकी व कास्केड रेंज, एडवर्स नहीं है, कास्केड रेंज के मध्य स्थित है। यहीं से होकर कोलंबिया नदी प्रवाहित होती है। तो मैंने बताया हुआ कि कोलंबिया नदी, जब मैंने नदी का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि कोलंबिया नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये कोलंबिया नदी है यहाँ पे। फिर आता है कोलोराडो का पठार। तो कोलोराडो का पठार कोलोराडो नदी से संबंध रखता है। ठीक है, यह यूएसए में स्थित है, यहीं से होकर कोलोराडो नदी प्रवाहित होती है, पता ही आपको। इसके बाद इसी पठार पर क्या स्थित है? ग्रेट कैनियन स्थित है, यह महान बेसिन, या बेसिकली ग्रेट कैनियन शब्द ही आता है तो ग्रेट कैनियन याद रखिएगा। तो ग्रेट कैनियन स्थित है किस पे? कोलोराडो के पठार पे। तो कोलोराडो के पठार को एक ये हो जाएगा फैक्ट। इसके बाद आता है ओजार्क का पठार। ओजार्क का पठार ये यूएसए में स्थित है और ये प्लेट विवर्तन की प्लेट विवर्तन की क्रिया होती है। प्लेटों का मैंने बताया था कि उसमें 3 क्रिया होती हैं, अभिसारी, अपसारी और समानांतर गति। जब हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से कौन कौन सी गतियां होती हैं और किस तरीके से किस पर्वत, किस पठार, किस ज्वालामुखी और किस तरीके से उन सब चीजों का निर्माण होता है। तो उसी तरीके से यह प्लेट विवर्तन की क्रिया द्वारा निर्मित है और यह एक ऐसा पठार है, यह एक गुंबदाकार पठार है। कैसा है? गुंबदाकार पठार है। कौन सा? ओजार्क का पठार। इसके बाद एडवर्स पठार है, ये यूएसए में स्थित है, और ये मेक्सिको का पठार मेक्सिको में स्थित है। मेक्सिको पठार की बस खास बात ये ध्यान रखना है कि इसके ये 4 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ एक पठार है, मेक्सिको का पठार। इसमें 4 पर्वत श्रृंखलाएं मैंने बताई, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे डल सुर। इस तरीके से 4 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ एक पठार है। कौन सा? मेक्सिको का पठार। मेक्सिको में सर्वाधिक किस चीज का उत्पादन होता है? तो मेक्सिको में सर्वाधिक उत्पादन होता है कॉफी का। पूछा जाए कि यूएसए में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, तो यूएसए में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपका सोयाबीन का। ठीक है, तो इस तरीके से उत्पादन के कुछ क्षेत्र है। हम फसलें पढ़ेंगे तब हम बताएंगे उसके बारे में कि कौन कौन सी यहाँ पे चीजें होती हैं यहाँ। तो इस तरीके से ये हो गए इसके प्रमुख पठार। अब देखते हैं जलवायु और इसके साथ साथ प्रमुख चीजों का उत्पादन, यहाँ किस किस चीजों का उत्पादन होता है। ठीक है, तो बेसिकली जलवायु के लिए पहले मैं आपको एक थ्योरी बताऊंगा कि उसके लिए कौन सी थ्योरी काम करती है, कि उसमें कौन कौन सी किस किस तरीके की जलधारा होगी, किस किस तरीके की जलवायु होगी। यहाँ पे बेसिकली अगर पूछा जाए कि किस तरीके की जलवायु है, तो यहाँ पे मैंने बताया मेक्सिको के नीचे जो जलवायु है वह कौन सी है? वह है आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु। फिर उत्तर की ओर आएंगे तो कौन सी जलवायु होगी? उत्तर की ओर आएंगे 23.5 डिग्री रेखा से जब उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो वहां पे जलवायु होगी कौन सी? उष्ण प्लस शीत, तो हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में एक जलवायु काम करती है जिसका नाम है भूमध्य सागरीय जलवायु। कौन सी? भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागर नहीं है यहाँ पे स्थित, लेकिन उसका नाम है भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसके कारण भूमध्य सागरीय जलवायु होने के कारण ये फ्लोरिडा प्रांत और मेक्सिको के क्षेत्र में भारी मात्रा में रसदार फलों जैसे हो गया संतरा, अंगूर, नींबू, नाशपाती, इन सब चीजों का भारी मात्रा में क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो वहां की वो भौगोलिक दशाओं के कारण ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि वहां पे उन चीजों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है उसमें भूमध्य सागरीय जलवायु, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, उसका सबसे ज्यादा योगदान होता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, जिसके कारण यहाँ पर किसका? रसदार फलों का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका के क्या क्या मैंने बता दिए प्रमुख पठार। इसके पहले मैंने बताया प्रमुख मरुस्थल। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका की जो जलवायु है वो देखते हैं, और जलवायु के साथ साथ उस जलवायु की अवस्थिति के कारण, ये जो जलवायु यहाँ पे है उस अवस्थिति के कारण यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख फसलें उत्पादित होती हैं वो भी देखते हैं। तो ये है उत्तरी अमेरिका की जलवायु से संबंधित कुछ तथ्य। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की प्रधानता है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो मेक्सिको के क्षेत्र तक ही सीमित रह जाता है।
उत्तर की ओर आएंगे तो जो उत्तर का क्षेत्र है, मेक्सिको के उत्तर का क्षेत्र लगभग 70% हिस्सा है। 30% हिस्सा ही मेक्सिको और उसके अन्य देशों के अंतर्गत आता है। तो यूएसए का जो उत्तरी अमेरिका में जो सर्वाधिक जलवायु का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु की प्रधानता है, शीतोष्णकटिबंधीय। हालांकि उष्णकटिबंधीय जलवायु भी है लेकिन वो मेक्सिको के क्षेत्र तक रह जाती है। इसके बाद मैंने बताया कि उत्तरी अमेरिका में जो चक्रवात है उनको क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में जो चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन एवं टॉर्नेडो कहा जाता है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उनको विली विली कहा जाता है, उसी तरीके से उत्तरी अमेरिका में जो चक्रवात आते हैं उनको क्या कहा जाता है? हरिकेन एवं टॉर्नेडो कहा जाता है। और इसके बाद आता है कि कनाडा में जो प्रेरीज घास के मैदान है, तो देखिए जब मैंने बताया था अभी चिनूक की गर्म जलधारा बताई थी, जब मैंने रॉकी पर्वत श्रृंखला पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था चिनूक की गर्म जलधारा। तो जो चिनूक की जो गर्म जलधारा है वो भी एक जलवायु का हिस्सा है, ठीक है। तो जो चिनूक की गर्म जलधारा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए कहाँ? यूएसए में एंटर करती है। तो मैंने बताया था यहाँ पास इस हिस्से में, यहाँ पास के इस हिस्से में कौन से घास के मैदान है? यहाँ पास इस हिस्से में मैंने बताया था प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। तो जो प्रेरीज घास के मैदान है उनका जो विस्तार यूएसए में भी है और कनाडा में भी है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत उत्पादन किस चीज का किया जाता है? तो प्रेरीज घास के अंतर्गत जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है किसका? कनाडा के अंतर्गत होता है गेहूं का। तो मैंने बताया था विनिपेग, जो मैंने बताई थी विनिपेग झील को मैंने बताया था विश्व की कौन सी मंडी? गेहूं की मंडी के रूप में मैंने बताया था विनिपेग झील को। तो वहीं पे प्रेरीज घास के मैदान भी है और वहीं पे विनिपेग झील भी है। तो विनिपेग झील के अंतर्गत यूएसए में किस चीज का उत्पादन किया जाता है? सॉरी, कनाडा में किस चीज का उत्पादन किया जाता है? तो कनाडा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए उसे गेहूं की पट्टी या गेहूं की मंडी दोनों कहा जाता है। इसी तरीके से जब मैंने चिनूक की गर्म जलधारा बताई थी तो मैंने बताया था कि यहाँ पास किस चीज का विस्तार है? यहाँ पास विस्तार है प्रेरीज घास के मैदान का। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पास बताया था ये 5 ग्रेट लेक्स है, महान झीलों का क्षेत्र है, इनमें सर्वाधिक रूप से सोयाबीन का उत्पादन होता है, ठीक है। तो वही चीज मैंने बताई है कि यहाँ पे यूएसए के अंतर्गत यूएसए के प्रेरीज में मक्का की खेती की जाती है, यहाँ पास सोयाबीन की और यहाँ पास प्रेरीज। और इस क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो यहाँ पास जो खेती की जाती है वो की जाती है मक्का की। अभी जब मैंने मिसिसिपी नदी बताई थी तो मिसिसिपी नदी से लेकर के भी एक तथ्य आता है, जब हम वो फसलें पढ़ते हैं तो उसमें आता है तो मिसिसिपी द्रोणी के जो क्षेत्र को वो क्या कहा जाता है? तो मिसिसिपी द्रोणी के क्षेत्र को भी क्या कहा जाता है? मक्का की मंडी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मक्का की पट्टी नहीं, मक्का की मंडी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो मिसिसिपी नदी का क्षेत्र है वहां पे जो पानी है वो अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए वहां पास गेहूं का अनुकूल रूप से उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे मिसिसिपी नदी के क्षेत्र में भी किसका उत्पादन होता है? मक्के का उत्पादन होता है। मक्के का उत्पादन होता है, गेहूं का नहीं। तो मक्के का उत्पादन होता है, ठीक है। उसी तरीके से सुपीरियर झील के क्षेत्र में किसका उत्पादन होता है? सुपीरियर झील के क्षेत्र में उत्पादन होता है आपका सोयाबीन का। और विनिपेग और विनिपेग और कनाडा के क्षेत्र में किसका उत्पादन होता है? तो विनिपेग और कनाडा के उस क्षेत्र में उत्पादन होता है गेहूं का, ठीक है। तो वहां उसको गेहूं की मंडी या गेहूं की पट्टी या मक्का की मंडी या मक्का की पेटी कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है तो उसकी लगभग एक खास विशेषता है कि जहां जहां पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु होगी वहां पर किस चीज का उत्पादन होगा? वहां पर रसदार फलों का उत्पादन होगा। तो यहाँ पे ये कैलिफोर्निया वाला प्रांत है, या बोलेंगे कौन सा? कैलिफोर्निया। और यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्लोरिडा वाला प्रांत, ठीक है। तो कैलिफोर्निया वाले प्रांत में और फ्लोरिडा वाले प्रांत में भूमध्य सागरीय जलवायु का ये क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय जलवायु का ये पूरा क्षेत्र है। तो यहाँ पे किस चीज का उत्पादन होता है? यहाँ पे होता है रसदार फलों का उत्पादन होता है, जिसमें संतरा, नींबू, अंगूर और मौसमी, इस तरीके के फलों का उत्पादन किया जाता है। फिर इसके बाद में बताया यूएसए में सोयाबीन व मेक्सिको में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो यूएसए में सोयाबीन का कहाँ? यह हो जाएगा आपका सुपीरियर झील या महान झीलों के क्षेत्र में किसका उत्पादन हो जाएगा? सोयाबीन का। और मेक्सिको के अंतर्गत कॉफी का उत्पादन हो जाएगा। तो विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है? तो विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है ब्राजील। और उसके बाद कौन करता है? उसके बाद करता है मेक्सिको। तो पूछा जाए कि दक्षिणी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का कौन सा देश है जो कॉफी का उत्पादन करता है? तो मेक्सिको। और दक्षिणी अमेरिका का कौन सा करता है? तो दक्षिणी अमेरिका करता है ब्राजील। वो जब मैं दक्षिणी अमेरिका पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिर इसके बाद यूएसए में विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यूएसए में पाई जाती है।
क्यों? क्योंकि जो यूएसए है वो एक तरीके से मैंने बताया कि वहाँ पे मिसिसिपी नदी के अंतर्गत, उसके अंतर्गत सबसे बड़े किसका नदी तंत्र का निर्माण किया गया है, इसलिए यहाँ पर विश्व की सबसे ज्यादा क्या है, कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। और एक चीज और है कि जहाँ पर जिस क्षेत्र में जलवायु अच्छी होगी और जल की उपलब्धता होगी, उस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से कृषि होगी और भूमि की जो उपजाऊ क्षमता होगी वो अन्य जगहों की अपेक्षा सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पास हुआ है किसका उत्पादन, यहाँ पास हुआ है मिसिसिपी द्रोणी के क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसके कारण वह विश्व की सबसे बड़े नदी तंत्र के रूप में जाना जाता है। कौन सा? मिसिसिपी द्रोणी का क्षेत्र। इसीलिए यूएसए के अंतर्गत विश्व की सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। कनाडा के अंतर्गत की बात करें तो कनाडा का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत क्या होता है, बेसिकली इसके अंतर्गत जो ज्यादा क्षेत्र होता है वो बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पे जो तापमान है वो -30-40 डिग्री तक भी चला जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो फसलों की उत्पादकता नहीं हो पाती, क्योंकि ये ठंड से एक ठंडा क्षेत्र है। मैंने बताया था लॉरेंसिया के पठार और कैनेडियन शील्ड के बारे में बताया था कि ये जो है ज्यादातर समय क्या रहती है, ज्यादातर समय जो है ये बर्फ से ढकी रहती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा क्या क्या, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जलवायु पढ़ ली, प्रमुख पठार पढ़ लिए और प्रमुख मरुस्थल पढ़ लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अब इसके बाद हम आगे की क्लासेस में हम क्या देखेंगे, आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कुछ वनस्पतियों से रिलेटेड कुछ तथ्य, कुछ जनजातियों से जुड़े हुए जो फैक्ट आते हैं वो, और उसके बाद कुछ और चीजें जो वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में आती हैं वो, जैसे कि उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं। तो उत्तरी अमेरिका के 4 सबसे बड़े देश हो जाएंगे कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद मैक्सिको, मैक्सिको के बाद निकारागुआ। इस तरीके से 4 देश हैं किसके, उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े देश हैं। तो ये वन लाइनर फैक्ट है, इनको हम कल की क्लासेस में देखेंगे। इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो मैंने आज की क्लासेस में कंप्लीट कर दी हैं। अब वन लाइनर क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको मैं समझा दूंगा कि कौन को किस किस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन है जो हमसे पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।